हेलो फ्रेंड्स। तो इसके पीछे वाले वीडियो में हमने जो किल था उससे इम्पोर्टेंट जितने भी सारे पॉइंट्स है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो पूछे जा सकते हैं, उसको हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। अब इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ब्रिक्स जो है, ईंट है, उसको जो है किन किन बेसिस के आधार पे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो उसके किन किन बेसिस पे जो है उसे क्लासिफाई किया गया है उसको हम पढ़ेंगे इस वाले वीडियो में। तो हम लोग चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। ठीक है, ब्रिक का वर्गीकरण। तो इसको जो है सबसे पहले बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड प्रैक्टिस। तो इसको सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड प्रैक्टिस, जो हम लोग फील्ड में यूज करते हैं, उसके आधार पे बांटा गया है। फिर दूसरे नंबर पे ऑन द बेसिस ऑफ बर्निंग, यानी कि इसको पकाने के आधार पे। ठीक है, पकाने के आधार पे। फिर तीसरे नंबर पे ऑन द बेसिस ऑफ यूज। देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिखाई रहा होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज लिखा है। ठीक है, और चौथे नंबर पे है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ईंट की जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है उसके आधार पे क्लासिफाई किया गया है। और पांचवें नंबर पे टाइप के आधार पे कि जो है ईंट जो है किस किस प्रकार की ईंट होती है उसके आधार पे क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे है ऑन द बेसिस ऑफ यूज। ठीक है, और यहाँ पे है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, COMPRESSIVE, कंप्रेसिव और स्ट्रेंथ तो दिख ही रहा होगा। ठीक है ना, तो ये जो है क्लासिफिकेशन है इसका। तो अब हम देखते हैं कि फील्ड प्रैक्टिस के आधार पे ईंट को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो फील्ड प्रैक्टिस के आधार पे ईंट को फिर जो है 4 कैटेगरी में बांटा गया है। उनमें क्या क्या है? पहला है फर्स्ट क्लास ब्रिक, दूसरा है सेकेंड क्लास ब्रिक, तीसरा है थर्ड क्लास ब्रिक, और चौथा है ओवर बर्न्ट ब्रिक या झामा ब्रिक। तो देखिए, जब क्या होता है कि भट्ठे में ईंट को हम पकाते हैं, तो जो एकदम परफेक्ट जैसी हमको ईंट चाहिए वैसी जो पकी रहती है उसको फर्स्ट क्लास बोलते हैं। उससे थोड़ी कम जो पकी रहती है उसको सेकेंड क्लास बोलते हैं। फिर जो एकदम कम पकी रहती है उसको थर्ड क्लास बोलते हैं। और जो ईंटें जल जाती है, मतलब ज्यादा पक जाती है, जल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ओवर बर्न्ड ब्रिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओवर बर्न्ड ब्रिक या झामा ब्रिक। देखिए, झामा ब्रिक वही होता है, क्या होता है कि जब ईंटें जो है भट्ठे में ज्यादा पक जाती है, जल जाती है, तो वो आपस में चिपक जाती है और उनका जो कलर होता है ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, या काले कलर का हो जाता है, वो आपस में चिपक जाती है। कई ईंटें, 3 4 5 ईंटें जो है आपस में चिपकी रहती हैं, तो वो जो है ओवर बर्न्ड हो जाती है, अधिक जल जाती है। ठीक है, अधिक पक जाती है। तो अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक। ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, देखिए हम फर्स्ट क्लास ब्रिक या जितने भी सारे पढ़ेंगे तो वो केवल एग्जाम की दृष्टि से, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वही हम लोग कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिनिमम, कम से कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 10.5 मेगापास्कल। तो अगर ये न्यूटन पर mm स्क्वायर को अगर हम बदलेंगे, चेंज करेंगे, तो ये इसको हम मेगापास्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेगापास्कल। तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, इससे जो है कम नहीं होनी चाहिए। मतलब मिनिमम, इससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो कम से कम स्ट्रेंथ जो है 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी कि अगर ये कोई ब्रिक है, अगर ये कोई ब्रिक है हमारा, तो इसके 1 mm एरिया पे 10.5 न्यूटन। तो देखिए 10.5 न्यूटन, अगर हम इसको राउंड फिगर 10 मान लें, तो और ये न्यूटन है, तो क्या होता है? W बराबर M इंटू G होता है। ठीक है, तो यहाँ पे M बराबर 1 kg और G का मान 9.81 होता है, तो हम इसको राउंड फिगर में 10 मान लें, तो ये क्या है? 10 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या है? M इंटू G है। ठीक है ना, तो अगर हम M का वैल्यू देखें तो क्या है यहाँ पे? 1 kg।
तो जो ईंट हमारी फर्स्ट क्लास की होगी उसके 1 mm एरिया पे जो है 1 किलो हम लोग बल लगा सकते हैं। ठीक है, इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो अपने 1 mm एरिया पे जो है 1 mm एरिया पे 1 किलो का लोड जो है सह सके। तो ये हो गई फर्स्ट क्लास ब्रिक। अब इसके और क्या क्या पॉइंट है, इसकी जो है जल अवशोषण क्षमता इसके ड्राई वेट के जो है 15% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसकी जल अवशोषण क्षमता इसके ड्राई वेट के 15% मतलब कम नहीं, सॉरी 15% होनी चाहिए। ठीक है, इसकी जल अवशोषण क्षमता इसके ड्राई वेट के 15% से कम होनी चाहिए। मतलब कि ये जो ईंट है इसका जो भार है, सूखी अवस्था में इसका जो भार है वो अपने भार का जो है 15% से अधिक जो है वाटर नहीं सोखना चाहिए। मान लीजिए कि ये जो है इसका वेट है 3 kg, ठीक है ना, तो 3 का 15% हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0.45, यानी कि 0.45 kg यानी कि 450 ग्राम। तो अगर ये 3 kg की ईंट है तो वो 450 ग्राम से अधिक जो है वाटर नहीं सोखना चाहिए। ठीक है, जनरली जो है 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन 2 पूछा जाता है एग्जाम में, 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला तो यही आता है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो है जल अवशोषण क्षमता, तो जल अवशोषण क्षमता जो है 15% से कम होनी चाहिए। ठीक है, और फिर एक और पूछा जाता है कि कितने परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 15% से कम होने चाहिए, ठीक है, लेकिन कितने परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो वो जो है 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्लास जो ब्रिक है उसकी जल अवशोषण क्षमता 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर ये 15% से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, ईंट का कलर जो है चेरी रेड होता है। तो जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसका जो कलर होता है वो चेरी रेड कलर का होता है। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट है, इसको नोट करते जाएंगे और यही जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके किनारे जो है तीखे होने चाहिए। ठीक है, किनारे और जो कोने होते हैं ये हो गए एजेस इसके किनारे और ये हो गए कॉर्नर कोने, तो क्या होना चाहिए, शार्प होने चाहिए। ठीक, सरफेस को नाखून से खींचने पर जो है निशान नहीं पड़ना चाहिए। तो जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होगी तो जो हमारा जो नाखून है इस पे हम स्क्रैच करेंगे तो उस पे जो है निशान नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन वही जब सेकंड और थर्ड क्लास की ब्रिक रहेगी तो वहां पे जो है निशान पड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि निशान नहीं पड़ रहा है, यानी कि क्या इसका मतलब है कि ये जो हार्ड है, हमने वहां पे हार्डनेस स्टोन में हार्डनेस देखा था ना, वहां पे नाखून से जब खुरच रहे थे तो निशान पड़ जा रहा था, यानी कि उसकी हार्डनेस जो है 3 से कम थी। तो यहाँ पे जो है निशान नहीं पड़ेगा, यानी कि हार्डनेस इसकी 3 से ज्यादा है। ठीक है ना, ईंट को 1.5 mm की 5 मीटर 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराने पर जो है टूटनी नहीं चाहिए। तो अगर हम कोई ईंट ले रहे हैं तो उसको ऐसे 1.5 मीटर ऊपर से ऐसे छोड़ देंगे, फ्री छोड़ देंगे, तो नीचे गिर के जो है टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास की ब्रिक जो रहेगी अच्छी रहेगी तो वो टूटेगी नहीं। तो ये इसका मानक भी है, ईंट को जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराने पर टूटनी नहीं चाहिए। 2 ईंटों को आपस में टकराने पे धात्विक ध्वनि जो है सुनाई देनी चाहिए, धात्विक ध्वनि होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास की ब्रिक और फर्स्ट क्लास की ब्रिक 2 ब्रिकें हो गई, तो इसको आपस में जब ऐसे टकराएंगे तो ऐसे आवाज आना चाहिए, ऐसे ध्वनि उत्पन्न होना चाहिए जैसे कि हम 2 लोहे के टुकड़े जो है आपस में बजा रहे हों। ठीक है, तो वहां पे जो है क्या होना चाहिए, मेटालिक ध्वनि आना चाहिए। फिर ईंट का जो वेट है वो 2.75 से 3 kg तक होता है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में तो सभी पूछा जाता है। तो ईंट का जो भार है वो कितना होता है, 2.75 से 3 kg तक होता है। ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक की ये होगी। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज जो है फेसिंग वर्क में, पॉइंटिंग वर्क में और रिइंफोर्स्ड ब्रिक में। तो देखिए फेसिंग वर्क का मतलब है कि जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक है इसके जो कॉर्नर है शार्प है और एजेस भी शार्प है। ठीक है, चेरी रेड कलर की है। ठीक है, और एकदम पर्टिकुलर पूरा शेप में है। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है।
तो इसका जो है हम कहाँ यूज करेंगे? इतनी अच्छी ईंट है, जब इतने एकदम साफ है, देखने में सुंदर लग रही है, तो इसको जाहिर सी बात है कि जहाँ पे हमें शो कर दिखाना होगा, ठीक है, जहाँ पे शो बढ़ाना होगा, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे। तो इस ईंट का यूज जो है हम फेसिंग वर्क में, यानी कि कोई भवन है और हमको फ्रंट पेज है उसका, और जो दिख रहा है पब्लिक को, जो दिख रहा है वहां पे इसको हम शो करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। तो इसका यूज हम फेसिंग वर्क में करेंगे। फिर पॉइंटिंग वर्क में जैसे आप देखे होंगे कि कोई भी चिनाई की जाती है, देखे होंगे कि आप, जैसे कि ये दीवार बन गई, ठीक है ना, ये ईंट हो गई, तो क्या किया जाता है कि उस पर ऊपर से प्लास्टर नहीं किया जाता है, मिस्त्री ऐसे मसाला जोड़ के और बीच में ऐसे मसाला भर रहता है, और बीच में क्या करता है, इसमें खांचे काट देता है, ठीक है, और उसको वैसे ही छोड़ देता है। तो ये जो है देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो इसी को हम पॉइंटिंग वर्क कहते हैं। तो पॉइंटिंग वर्क के लिए भी करते हैं, ठीक है। फिर रेनफोर्स्ड ब्रिक के लिए हम जैसे कि आप देखे होंगे घरों में, जब वहां पे जब दीवार बनता है तो वहां पे लिंटर ढाला जाता है। और लिंटर कैसे ढाला जाता है कि कहाँ पे लिंटर कैसे डाला जाता है, ये ईंटें रहती हैं, बीच में सरिया रहता है, फिर बीच में जो है ईंट का टुकड़ा रहता है पतला सा, फिर जो है एक पूरा ईंट रहता है खड़ा, और इसमें जो है सरिया लगा रहता है। तो वहां पे जो है फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज करते हैं। और यहीं पे नहीं, और भी कई जगहों पे जहाँ पे जो है छड़ का प्रयोग हो रहा है, रिइंफोर्स्ड बार का जो है प्रयोग हो रहा है, तो वहां पे जो है फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो है यूज करेंगे। पहले के जमाने में या अभी बनते हैं, छत जो बनते हैं वो ईंटों को सजा करके और सरिया बिछा करके उसको ढाल दिया जाता है, तो वहां पे फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज करेंगे, ठीक है। और अच्छी क्वालिटी के स्ट्रक्चर बनाने में भी इसका करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब अच्छी क्वालिटी का स्ट्रक्चर होगा तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो इसके लिए फर्स्ट क्लास ब्रिक हम यूज करेंगे, फिर से देखने में सुंदर भी लगेगा। तो वहां पे जो है जहाँ अच्छे देखने में सुंदरता बढ़ाने, वहां पे जो है हम फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज करेंगे। फिर सेकेंड क्लास ब्रिक है, तो सेकेंड क्लास ब्रिक की जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 7 मेगा पास्कल, ठीक है। तो इसकी जो है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि इसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे जब हम लोड लगाएंगे तो वो 70 kg का जो है लोड सह ले। और 1 mm की बात करें, 1 mm यानी कि 1 mm लंबा, 1 mm चौड़ा, तो ये 1 mm का एरिया है, ठीक है। तो इस पे जो है 7 न्यूटन यानी कि 0.7 kg यानी कि 700 ग्राम। देखिए ये जो तीनों मात्रा लिखे हुए हैं ये तीनों एक ही है, ठीक है ना। इसको मैं अभी बता देता हूँ, तीनों एक ही है, आपको जो है ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बस इसी को चेंज किया गया है, क्या किया गया है, इसको जो है चेंज किया गया है, ठीक है। तो सेकेंड क्लास की ब्रिक जो है उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 7 मेगा पास्कल, ठीक है। इसकी जो है जल अवशोषण क्षमता इसके ड्राई वेट के 22% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास की ब्रिक था वो 15% से जो है ज्यादा नहीं सोख रहा था, 15% से कम ही होना चाहिए उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। और यहाँ पे इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है 22% से कम होनी चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो चलिए मैं उसको बताता हूँ कि कैसे है। तो चलिए मैं इस 70 वाले को चेंज करता हूँ, ठीक है। तो क्या है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि हम जो जी का मान रख रहे हैं वो 10 रख रहे हैं, ठीक है। जी का जो पूरा मान रख रहे हैं हम वो 10 रख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, देखिए 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 mm, ठीक है ना।
1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। तो यहाँ पे क्या है 70 और यहाँ पे हम g का मान जो है 10 इससे गुणा कर दे रहे हैं, तो ये हो गया न्यूटन। और नीचे क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर ना, तो हम सेंटीमीटर की जगह पे क्या रख दे रहे हैं 10 mm। ठीक है, तो यहाँ पे 10 mm का स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 700 न्यूटन और यहाँ पे क्या हो गया 100 mm स्क्वायर। ठीक है, तो जी 00 से 00 कट गया यहाँ पे, तो क्या हो गया 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। अब देखिए हम न्यूटन mm स्क्वायर को हम क्या करते हैं कि मेगा पास्कल में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए पास्कल होता है, जो पास्कल बराबर होता है 1 पास्कल बराबर 1, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 1 पास्कल। 1 पास्कल बराबर क्या होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, पर मीटर स्क्वायर होता है। और मेगा बराबर होता है 1 मेगा बराबर 10 टू द पावर 6। अगर मेगा लिखा है तो 6 है, किलो लिखा है 1 किलो लिखा है तो क्या है 10 टू पावर 3 है, और अगर गीगा लिखा है 1 गीगा लिखा है तो 10 टू पावर 9 है। ठीक है, तो चलिए उसको करते हैं। अब मैं इसे मिटा देता हूं। तो क्या था 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमको इसको चेंज करना है मेगा पास्कल में, मेगा पास्कल। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे 7 हो गया और न्यूटन हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 मीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या कहें कि 1000 mm। ठीक है ना, सॉरी 1000 mm। ठीक है, 1 मीटर बराबर 1000 mm। तो यहाँ पे क्या है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे 1 mm बराबर लिखेंगे 1 mm बराबर, तो क्या हो जाएगा 1 mm बराबर लिखेंगे तो ये 1000 इधर चला आएगा, तो 1/1000 मीटर। ठीक है ना, तो अब mm की जगह पे हम क्या रख देते हैं 1/1000, तो 7 न्यूटन और 1/1000। ठीक है, मीटर का स्क्वायर। ठीक, तो अब ये क्या बन जाएगा 7 न्यूटन और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपान 1000 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो है नीचे वाला ऊपर चला आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 7 इंटू, अब इसको 10 टू पावर के रूप में लिख देते हैं, तो 10 टू पावर 6 न्यूटन अपान में ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या होता है 1 मेगा बराबर 10 टू पावर 6, यानी कि अगर मेगा लिखा है तो उसका मतलब है 10 टू पावर 6। तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर 6 को हम मेगा बना दे रहे हैं, मेगा हो गया ये। ठीक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है पास्कल बराबर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं पास्कल बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा 7 मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई होगी। तो हमने पढ़ लिया सेकेंड क्लास, अब हम थर्ड क्लास का लिखते हैं। ठीक है,